नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो चुनाव में मतदान के बाद जो डेटा निकल कर आता है, फाइनल डेटा कि कितने फीसदी लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, मतदान किया है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के जवाब में एक हलफनामा चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि चुनाव के बीच नियम बदलना नामुमकिन है। हमने कल एक वीडियो भी किया था इसको लेकर कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से सवाल खड़े कर रही है, और उसका तो दावा यह है कि 1,07,00,000 वोटों का अंतर साफ तौर से जो मतदान हुआ है उसके बाद जो फाइनल डेटा आया है उसके बीच में दिखाया गया चुनाव आयोग की तरफ से। तो ये मामला गर्माता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होनी है। तो ऐसे में क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संजीव जी, किस तरह से देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, उसे आयोग ये कह रहा है कि नामुमकिन है, बीच मतलब इलेक्शन अब 2 चरण के ही बचे हैं, ऐसे में नियम बदलना मतलब ठीक नहीं होगा, वो पूरी प्रक्रिया में बदलाव करना वो मुमकिन नहीं है इस वक्त। देखिए, मामले को जलेबी की तरह घुमाने से कोई मामला जो बड़ा सीधा है वो पेचीदा नहीं हो जाएगा। बहुत सिंपल मामला है, इसमें कहीं भी नियमों को बदलने के लिए नहीं कहा जा रहा है। चुनाव आयोग से बस इतनी अपेक्षा की जा रही है कि जो दिन भर वोटिंग होती है उसका एक फाइनल आंकड़ा आएगा, वो आंकड़ा आप समय से अपलोड कर दें। समय से अपलोड कर दें। अभी दिक्कत क्या है कि समय से अपलोड नहीं किया जा रहा है। पहले चरण का मतदान हुआ 19 अप्रैल को, आंकड़ा आया 11 दिन बाद, 11 दिनों के बाद। लोगों ने सवाल किया कि जब सुबह से मतदान शुरू होते हैं तो 9 बजे तक का आंकड़ा बता देते हैं, 11 बजे तक का आंकड़ा इतना फीसदी बता देते हैं आप, 1 बजे दिन तक का आंकड़ा इतना फीसदी आप बता देते हैं, हर कंस्टिट्यूएंसी वाइज, स्टेट वाइज आप बता देते हैं, हर कंस्टिट्यूएंसी में जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी होती हैं उसके अनुसार बता देते हैं। और ये चुनाव आयोग का एक टर्नआउट ऐप है, टर्नआउट ऐप नाम है उसका, उन्होंने ही ऐप बनाया, उसके ऊपर आता है। तो जब आपके पास शाम 6 बजे तक के आंकड़े आ ही जाते हैं तो शाम 6 बजे के बाद वोटिंग तो होती नहीं है, सिर्फ वो वोटिंग होती है जो लोग मतदान केंद्र में प्रवेश कर चुके हैं। अब वो कितने लोग होंगे, 100, 200, 500, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोगों का वोटिंग कराने में हो सकता है कि 1.5 घंटे 2 घंटे लगें, उसके बाद फेक फाइनल आंकड़ा आता होगा। उस आंकड़े को दिन भर के आंकड़े में जोड़कर आप उसको अपलोड कर दीजिए, इतनी ही तो मांग की जा रही है। इस पर ये कह देना सुप्रीम कोर्ट से कि नियमों के खिलाफ हो जाएगा या नियम बदलने जैसा हो जाएगा, ये सामान्य तौर पर समझ नहीं समय आती। भी दिया जा रहा है, जो याचिका गई थी उसमें ये कहा जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर आप फाइनल आंकड़ा जारी करिए, लेकिन हाँ, आपको 1 हफ्ता चाहिए, 10 दिन, 11 दिन, मतलब ये जी तो... हाँ। दरअसल जब ये पाया गया कि 11 दिन लग गए, दूसरे चरण का मतदान और फाइनल आंकड़ा आने में 4 दिन लग गए, तो फिर एक केस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने केस किया सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि देखिए साहब, ये पहले की परंपरा है कि उसी दिन शाम को आंकड़े आ जाते हैं। और ये बात सच भी है, हम लोगों ने खुद उसको अनुभव भी किया है कि पहले पिछले 2 चुनाव में भी ऐसे ही हुए थे कि शाम तक वोटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उसमें चुनाव आयुक्त की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था यहाँ दिल्ली में, और आंकड़े फाइनल दे दिए जाते थे। ये भी कह दिया जाता था कि थोड़ा बहुत बदलाव होगा क्योंकि कुछ लोग अभी भी वोटिंग कर रहे हैं, हम लोग मान लेते थे, और थोड़ा बहुत बदलाव होता भी था, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब इस बार वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करते थे उसकी परिपाटी ख़त्म हो गई। अब टर्नआउट ऐप पर जो आंकड़े आते हैं वही फाइनल आपको बता दिए जाते हैं, उसमें परसेंटेज आता है, कितने लोगों ने वोट किया ये नहीं आता है। परसेंटेज तो आखिरकार कितने वोटर हैं, कितने वोट किए गुने 100, इस तरह से होगा ना।
बिल्कुल। कितने वोट किए, कितने वोटर हैं गुने 100, तो परसेंटेज दे दिया जाता है। यानी इसकी भी मांग कर रहा है कि ये क्यों नहीं बता रहे। हाँ, तो आप परसेंटेज जब दे रहे हैं तो आपके पास कितने वोट गिरे ये तो है ही है, बिल्कुल। तभी तो आप परसेंटेज देते हैं, तो आप उसको अपलोड क्यों नहीं करते हैं। तो इसकी एक प्रेयर लेकर के एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल में, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर नोटिस दिया चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग से पूछा गया कि भाई आप जल्दी से कर सकते हैं क्या, 48 घंटों में कर दे सकते हैं क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, 1 सप्ताह में करेंगे। तो इस पर जवाब देने को कहा कि भाई 1 सप्ताह में क्यों करेंगे, आखिर क्या वजह है। उसी का जवाब इस हलफनामे के ज़रिए जो आप कह रहे हैं वो दिया गया है। और उसमें तो उन्होंने ये कहा, ये तक कह दिया है चुनाव आयोग ने कि अगर हमने ये डेटा डाल दिया तो इस डेटा के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, मिस्टिफ हो जाएगी, पूरा इलेक्टोरल एटमॉस्फेयर जो है वो ख़राब हो सकता है, उसका ख़तरा है, क्योंकि कोई भी इसका मिसयूज़ कर सकता है। ये अपने आप में अजीब बात है, क्योंकि हास्यास्पद नहीं लगता है, क्योंकि ये डेटा तो आप जारी करेंगे ही। आप तो कर ही रहे हैं वैसे भी आप कर रहे हैं ना, उसी में थोड़ा आगे पीछे होगा ना। मान लीजिए कि 56% वोटिंग हुई, आपने कहा अमुक स्टेट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फाइनल फिगर जो होगा 56.5 होगा या 57 होगा। तो 56 अगर जारी करने में कोई बवाल नहीं हो रहा है, तो 57% का आंकड़ा दे देंगे तो बवाल हो जाएगा। नंबर ऑफ वोटर्स बता देंगे तो बवाल हो जाएगा। फिर तो इस देश में कोई भी आंकड़ा कहीं भी नहीं अपलोड किया जा सकता है, क्योंकि हर आंकड़े के साथ कोई मिस्चिफ कर सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है। और मतदान तो हो गया है, उसमें क्या छेड़खानी हो क्या सकती कोई है? कर सकता है? ये कैसा तर्क दूसरी है? बात जो मुझे समझ में नहीं आई हिमांशु, कि फॉर्म 17C की दुहाई दी जा रही है। फॉर्म 17C एक ऐसा फॉर्म होता है जो कि अब जैसे आप कैंडिडेट हैं तो आपका एजेंट बूथ पर बैठता है, तो उसको ये जारी किया जाता है कि देखो साहब, आपके उम्मीदवार की तरफ से आप यहाँ बैठे हो, आपको ये फॉर्म हम दे रहे हैं 17C, जिसमें लिखा हुआ है कि इस बूथ पर इतने लोगों ने अपना वोट कास्ट किया। नीचे सिग्नेचर रिटर्निंग ऑफिसर का होता है और वो दे दिया जाता है फॉर्म। तो मान लीजिए कि अगर कहीं पर 1500 बूथ है या 2000 बूथ है, तो 2000 फॉर्म्स 17C के आपके पास आएंगे। अगर हर बूथ पर आपका एजेंट है, तो ये तो आप अगर बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सफुल कैंडिडेट हैं, बड़ी पार्टी के कैंडिडेट हैं, तब तो आप हर बूथ पर अपना एजेंट बिठा करके रखते हैं। कई ऐसे लोग भी लड़ते हैं चुनाव जिनके पास इतने संसाधन ही नहीं होते। अब मान लीजिए हर व्यक्ति को 2000-3000 रुपये देने पड़ते हैं बिठाने के लिए। तो कई बार छोटे दल लड़ते हैं चुनाव, उनके पास वो संसाधन नहीं होता है कि हर बूथ पर वो अपने एजेंट बिठा पाएँ। तो वो कैसे जानेंगे कि अमुक बूथ पर कितने पोलिंग हुई? तो वो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से ही जानते हैं। तो आपने एक तरह से चुनाव को केवल बड़े दलों का चुनाव, बड़े उम्मीदवार, रिसोर्सफुल उम्मीदवारों का चुनाव बना दिया। और वो तो चलिए, आप प्रत्याशी तो फिर भी जान जाएंगे, उनकी पार्टी जान जाएगी, आम आदमी कैसे जानेगा? आम आदमी दूसरा को है कि तब ये कहते हैं कि आम आदमी के जानने की जरूरत क्या है, उसको तो नतीजों से मतलब है। अच्छा, ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी कह रहे थे। हाँ, अब यही तो बात कही जा रही है कि इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं, और इस तरह के आंकड़े की ज़रूरत है नहीं। अब ये अजीबोगरीब बातें जब कही जा रही हैं कि फॉर्म 17C तो सबके पास अवेलेबल होता ही है, तो आप बताइए कि अगर आप उम्मीदवार हैं तो क्या आप अपने सारे एजेंटों को, जो 20-2200 एजेंट, फ़ोन करते रहेंगे कि शाम में हाँ भाई सब अपने अपने कागज़ लेके आओ, और फिर जोड़ घटाओ गुना भाग में जुड़ेंगे, बैठेंगे और फिर एक फाइनल आंकड़ा निकालेंगे कि इतने वोट हुए हैं? अरे साहब, आपको ये करने की क्या ज़रूरत है? चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि वो बता दे, काम ही है उसका। दूसरा ये है कि आप जब जोड़ेंगे तो हो सकता है बायस हो। आप जब जोड़ेंगे तो अपने उन इलाकों में कम वोट हो सकता है, बताएं जिन इलाकों में आपको वोट नहीं पड़ने हैं। तो ये सब चीज़ों से ऊपर उठ करके चुनाव आयोग का एक दर्जा है। अगर वो इस तरह के आंकड़े देता है तो फिर माना ये जाएगा कि ये जो है एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मोहर लगा हुआ आंकड़ा है। प्रश्न यहाँ पर ये हो रहा है कि आखिर ये इतनी सी सिंपल चीज़ है, इसको अपलोड करने में आखिर दिक्कत क्या आ रही है चुनाव आयोग को? जबकि कांग्रेस पार्टी या दूसरे विपक्ष, तृणमूल कांग्रेस, ये लोग कह रहे हैं कि देखिए साहब, 28,000 प्रति कंस्टिट्यूएंसी, प्रति सीट वोटों का अंतर आ रहा है। मतलब 6 बजे शाम के बाद
हर सीट पर औसतन 28,000 वोट पड़ जा रहे हैं। अब बताइए 28,000 6 बजे शाम के बाद कैसे बढ़ सकता है? कितने लोग अंदर रह गए? बूथों में कितने लोग, कहीं 200, कहीं 500, कहीं 300, कहीं 50, कहीं 40, इतने ही तो लोग रहते हैं ना बचे हुए। तो ये 28,000 का मतांतर आ रहा है। इसी बात पर ऑब्जेक्शन उठाया गया है कि 1,07,00,000 वोट, और उसको अगर डिवाइड करें जितने कंस्टिट्यूएंसीज अभी वोटिंग हुई है उससे, तो इतना तो एक गजब की स्थिति है। कौतूहल है, शक है, सबको दूर करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी तरफ से बता दें कि ये आंकड़े क्या है। अब देखिए, अगर इस तरह का जवाब आया है, सुप्रीम कोर्ट कल इस पर क्या कहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा संतुष्ट होगा इस तरह के जवाब से इलेक्शन कमीशन के, मुझे लगता नहीं। आम आदमी की मनोदशा फिर क्या समझें हम? जैसे चलिए, पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए, अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए तमाम सवाल खड़े करती हैं, हम ये मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए वो चुनावी प्रक्रिया को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं, और ऐसा हम नहीं मानते हैं कि वो हमेशा गलत होते हैं या फिर हमेशा ही वो बायस्ड होते हैं। आम आदमी कैसे सोचे फिर? आम आदमी को अगर ये जानकारी मिले, जैसा कि कल हम लोगों ने वीडियो भी किया और बहुत सारे लोगों ने उसको देखा, उससे बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट भी किया कि 28,000 अगर हर सीट पर वोटों का अंतर आ रहा है, अगर कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है, तो इन आरोपों को धुलेगा कौन? कौन सही करेगा? कौन बताएगा? आप तो कह रहे हैं कि हम बीच चुनाव कुछ बदल नहीं सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, लेकिन ये जो फर्क आ रहा है आपकी लेट लतीफ़ी की वजह से आ रहा है। तो दाल में कुछ काला है। आम आदमी को अगर ये लगेगा तो फिर क्या आपकी इमेज रह जाएगी? और इस लोकतंत्र में इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, पूरे देश का चुनाव हो रहा है, जो सरकार चुन के आएगी वो 5 साल तक इस देश में रहेगी, सत्ता में रहेगी। कैसे देखें आम आदमी, कैसे देखें? देखिए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग एक बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। इस बात को एक्नॉलेज किया जाना चाहिए कि 96 करोड़ वोटर्स हमारे देश में, 140 करोड़ की आबादी में, और उन सब का वोटिंग कराना स्मूथलेस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं अभी तक आई है, कोई ग्लिच बहुत बड़ा नहीं हुआ है। करीब करीब 5 चरणों में यूँ मान लीजिए कि अब बमुश्किल कितने बचे होंगे, 100-125 सीटें। तो इतना बड़ा चरण, 5 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है, तो उसके लिए तो उनको बधाई है कि भाई आपने इस तरह से चुनाव करा लिया है। हाँ, ये ज़रूर चिंता का विषय है कि इस बार थोड़ा सा मतदान प्रतिशत घटा हुआ है, लेकिन वो वेदर के कारण भी लोग कह रहे हैं कि है। तो जब आपने इतना बड़ा अचीवमेंट कर ही लिया है, तो ये छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के, जैसा कि आपने कहा, एक शक का माहौल सामने आ रहा है। भाई आपको लगता है अगर कि ये जो 28,000 वाली बात जो है वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, तो सामने आइए और कह दीजिए कि आपको कैसे कैलकुलेट आपने किया 28,000 वोट्स। भाई 1,07,00,000 वोट है, जो कि टर्नआउट फिगर शाम को जो आता है और फाइनल फिगर जो आता है, उन दोनों का डिफरेंस बन रहा है। और जितनी भी सीटें हुई हैं उससे डिवाइड किया गया 1,07,00,000 वोट को, तो पाया गया कि 28,000 वोट प्रति कंस्टिट्यूएंसी जो है बढ़ा हुआ है। तो सही में ये बात तो अपने आप में बहुत अजीब है कि 5 या 6 बजे जो आखिरी आंकड़ा आप देते हैं, उससे लेकर के फाइनल जो वोट पड़ते हैं, उसके बीच क्या हर चुनाव क्षेत्र में इतने लोग बचे रह गए थे वोट देने के लिए? इतने लोगों को एकोमोडेट अंदर घुसा लिया गया था, जो भी पोलिंग बूथ होता है, और सबसे रात 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे क्या हर जगह वोटिंग हुई है। तो आपको ये सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के रूल्स हैं, रूल 93 उसमें ये बहुत स्पष्ट कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ये जानकारी चाहता है कि वो अमुक बूथ में कितने वोट पड़े, इसकी वो जानकारी हासिल कर सकता है। उसके लिए वो आवेदन कर सकता है, पैसे दे करके उसे वो जानकारी दी जाएगी। मतलब इस जानकारी को सार्वजनिक करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रूल 93 अगर ये कहता है कि पैसे देकर के बाद में भी कोई ले सकता है, जो कैंडिडेट नहीं है वो भी ले सकता है, एक सामान्य आदमी ले सकता है। रूल 93 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स कहती हैं। तो यानी कि सार्वजनिक करने में तो कोई दिक्कत है नहीं इसको। तो आप खुद से क्यों नहीं कर देते हैं इसको सार्वजनिक, क्यों नहीं बता देते हैं? ये शक, ये भ्रम क्यों पैदा कर रहे हैं? ऐसी कौन सी जानकारी है जो पैसे लेके आम आदमी ले या फिर कोई भी कैंडिडेट? ठीक है, नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसकी उस जानकारी को देखिए कितना सुगम बनाने की कोशिश की गई है नियमों में ही। इलेक्शन कमीशन के जरिए ही
उसको सुगम बनाने की कोशिश की गई है कि कोई हैंकी पैंकी नहीं है। आप चाहें तो जब चाहें तब आप ये जानकारी हमसे ले सकते हैं। आपके पास ये रूल 93 है, आपके पास फॉर्म 70C का अधिकार भी है। 17C जो कि एजेंट्स को दिया जाता है वो भी अधिकार है। अब ये अलग बात है कि हम उसी शाम 20-2200 अपने एजेंट्स को फ़ोन नहीं कर सकते हैं और सारा डेटा संकलन नहीं कर सकते हैं ताकि हम समझ पाएँ, जान पाएँ कि कितने वोटिंग हुआ। तो सभी रास्तों से ये तो स्पष्ट है कि इस कोई गोपनीयता का मसला नहीं है। जो बात हलफनामे में कही जा रही है कि इससे बड़ा इलेक्शन एटमॉस्फेयर विशिएट हो जाएगा, विषाक्त हो जाएगा और गड़बड़ियां हो सकती हैं, कोई आदमी यूज़ कर सकता है इस डेटा को, पता नहीं क्यों ऐसा कहा जा रहा है। और अगर ये सार्वजनिक की जा सकती है डेटा तो ये कर देना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। दूसरा ये हो जाता है हिमांशु की एक खामोशी जो आ जाती है चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह के मामलों पर। वो कोर्ट में तो रिएक्ट कर रही है, लेकिन नॉर्मल प्रोसीजर में अगर आपसे सवाल किया जा रहा है तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। जैसे कि तृणमूल कांग्रेस वाले ने आरटीआई किया था तो उस आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब क्वेश्चन आता है तभी जाकर के आप अपना जवाब दाखिल करते हैं। और यहाँ पे सवाल ये है कि हर चीज़ में क्या सुप्रीम कोर्ट को ही आना पड़ेगा? इस देश में हम लोग एक लंबी चर्चा अपने शो में ही कर चुके हैं जहाँ पर हर चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में दलीलें जा रही हैं, याचिकाएं जा रही हैं कि इस पर सुनवाई करिए, उस पर सुनवाई करिए, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर ही लग रहा है कि इस देश में लोकतंत्र स्मूथली नहीं चल पा रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, डांट फटकार लगा रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, तमाम ऐसे मसले हुए, हमने अपने शो में इस चीज़ की चर्चा की। हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट को ही आना पड़ रहा है, मतलब ये अच्छी बात तो नहीं कही जा सकती ना। बहुत बार जुडिशरी को कहा जाता है कि भाई आप ज़रूरत से ज़्यादा जुडिशल एक्टिविज़म हो रहा है, और वो दरअसल जिस तरह से हमारी संविधान की संरचना है उसमें न्यायपालिका, विधायिका इस तरह से जो बनाई गई है ना, कार्यपालिका, हम भी एक स्तंभ है, हम तो खैर चौथे स्तंभ है, हमारी कोई संविधान के हिसाब से गणना नहीं है, लेकिन कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की गणना तो है। तो कहा यही गया है कि जब विधायिका और कार्यपालिका अपना काम न करें तभी रोल जुडिशरी का आता है। तो जितनी दफ़ा जुडिशरी स्टेप इन करता है कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका के क्षेत्रों में, तो ये साबित करता है कि शायद वो संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। तभी बार बार जुडिशरी को एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ती है। ये अगर वो अपना काम सही तरीके से करें तो जुडिशरी को शायद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये सब ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि अपने आप में बहुत, कोई भी व्यक्ति जो इलेक्शन कमीशन के में ऊंचे पद पर बैठा है वो सामान्य व्यक्ति से तो ज़्यादा समझदार है, बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, तो इन सब बातों को तो वो बेहतर समझता है। तो पता नहीं फिर क्यों ऐसा है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इससे पॉलिटिकल बयानबाजी शुरू हो जाती है। अब देखिए, कल कांग्रेस ने कहा कि भाई 28,000 वोट हर बूथ, हर सीट पर पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री का भी जवाब आ गया। महेंद्रगढ़ भिवानी में आज थे, उन्होंने कहा हार के बहाने ढूंढे जाने लगे, 4 तारीख को क्या क्या बहाने दिए जाने हैं। क्या ये इसका जवाब हो सकता है? मतलब ईवीएम तैयार रहो, ये दूसरे लोग कह रहे हैं कि ईवीएम वाले तैयार हो जाइए, आप पर भी आने वाला है। तो तरह तरह की बातें हो जाती हैं। तो इस तरह की कन्फ्यूजन को दूर करने का एक ही तरीका है कि जो हमारी संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। जब कहा गया है कि आप डेटा अपलोड करिए, जितने वोट हुए सब बता दीजिए, तो 11 दिन आप क्यों लेते हैं ये बताने में? ये तो बड़ा सिंपल प्रश्न है ना। आपको आगे आकर के बताना चाहिए, उसी शाम बताना चाहिए, अगली सुबह बताना चाहिए, अगली शाम बताना चाहिए। आप 4-4 दिन ले लेते हैं। और ये अगर मैं कह रहा हूं तो मैं एक सामान्य नागरिक की हैसियत से कह रहा हूं, मुझे अधिकार है जानने का, क्योंकि मुझे आपने ही बताया 5 बजे शाम तक के ये आंकड़े थे भाई, 56%, 54%, 57%। अब 5 बजे शाम के बाद के जो आंकड़े हैं आखिरी घंटे के, और कुछ जो एक्स्ट्रा लोग रह गए थे 6 बजे के बाद जिन्होंने वोट किया, जिनको अंदर ले लिया गया था, तो कितने होंगे? आप उन सबको जोड़ करके हमको अगली सुबह दे दीजिए, हमें शाम तक दे दीजिए। लेकिन आप 11 दिन भी ले लिए हैं। तो ऐसे में एक सवाल तो उठता है, और ये प्रश्न मुझे लगता है कि बहुत सफल कंडक्ट किया है इलेक्शंस का चुनाव आयोग ने इस बार।
इस बात को मानते हुए साथ साथ ये भी उनके साथ जुड़ेगा कि आपने डेटा टाइम पर नहीं दिया। इलेक्शन तो कंडक्ट किया आपने अच्छा, लेकिन जैसे कहते हैं कि चांद में दाग है, ये दाग की तरह रहेगा, क्योंकि अब देखिए पूरा इलेक्शन तो निकल ही गया, अब तो दो ही फेज बचे हैं, पर आपको देना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट की कल टिप्पणी क्या होती है उस पर तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को जो लग रहा है कि डेटा दे देने से आपने जो कहा कि बवंडर हो जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा बवंडर? आखिरी चरण 1 तारीख को है, 7वां चरण, 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। इस तरह से अगर रेंगते रेंगते डेटा जारी करेंगे तो नतीजे आने के बाद करेंगे क्या 7वें चरण का? बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने कि जब आप पहले चरण का 11 दिन बाद करेंगे तो 1 जून को होगा, उसका कितने दिन बाद करेंगे? आपके पास तो 2 ही दिन का समय बचा हुआ है कि नहीं? फिर आप कैसे एक्टिव हो जाएंगे? उस वक्त तो आप सक्रिय हो जाएंगे भाई, 4 जून को तो नतीजे देने हैं, तो फिर 11 दिन आपने शुरू में क्यों लिया और आखिर में आप 11 दिन क्यों नहीं लेंगे? सही बात है। ये तमाम ऐसे प्रश्न है ना जो लॉजिक उठाते हैं। अब क्या कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले, हो सकता है हम लोगों के समझ में नहीं आ रही, हो सकता है कि कुछ ऐसी हायर बात हो जो हमारे और आपके समझ में नहीं आ रही है, और हो सकता है कि कल अपनी जो जवाब वो देते हैं सुप्रीम कोर्ट को उसमें बाहर आए। और मैं इस चीज़ को जोड़ नहीं रहा हूँ, बहुत सारे लोग जोड़ पा रहे होंगे इस चीज़ को कि अमित शाह जी ने एक बात का जिक्र किया कि पहले चरण के बाद थोड़ी सी परेशानियाँ, थोड़ी चिंता की लकीरें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थी, तो ये 11 दिन इसलिए लिए गए हैं क्या, ये एक सवाल रहेगा। अब लोकतंत्र है, सवाल तो हर कोई पूछेगा ही कि चिंता की लकीरें थी तो इसलिए क्या 11 दिन चुनाव आयोग की तरफ से लिए गए। हालांकि इसको लेकर कोई तथ्यात्मक चीज़ नहीं है, लेकिन बातें तो होंगी ही अगर डेटा में देरी होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अब मामले की सुनवाई होनी है। अब चुनाव आयोग की तरफ से जो ये हलफनामा दायर कर कहा गया है कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उस पर उनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में जजेस के सामने। वो क्या एक्सप्लेनेशन होगी, न्यूज़ 24 पर आप सारी अपडेट देख पाएंगे। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा और इसको लेकर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।